वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोस प्लस लॉगस। मैं राजेश भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए लेसन 8 मानव स्वास्थ्य तथा रोग। इस लेसन के बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आज हम आपके बीच उपस्थित हैं। तो आइए हम सीधा शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 यहाँ पर आपके लिए है। संक्रामक रोग का उदाहरण है। विकल्प हैं एनीमिया, रक्तचाप या जुकाम। तो संक्रामक रोग का उदाहरण इसमें से जो है कौन सा होना चाहिए? बिल्कुल सही, इसका उत्तर होना चाहिए जुकाम। तो इस प्रश्न का उत्तर है जुकाम। प्रश्न 2 असंक्रामक रोग का उदाहरण है। विकल्प हैं कैंसर, टीबी या हैजा। तो वो रोग जो एक से दूसरे में आसानी से जो है नहीं फैलते हैं और संक्रामक जो है कहलाते हैं। तो कौन सा इसका उत्तर होना चाहिए? कैंसर इसका आंसर होना चाहिए। प्रश्न संख्या 3 है जीवाणु जनित रोग है। टाइफाइड, एड्स, पोलियो। इन तीन में से कौन सा जीवाणु जनित रोग है? इसमें जो जीवाणु जनित रोग है ये टाइफाइड है, बाकी के दो जो है वो विषाणु जनित रोग हैं। प्रश्न संख्या 4 है चेचक किस प्रकार का रोग है? विषाणु जनित, जीवाणु जनित या प्रोटोजोआ से। तो किस प्रकार का जो है रोग होना चाहिए चेचक? चेचक है विषाणु जनित, वायरल डिजीज में आता है चेचक, विषाणु जनित इसका उत्तर हुआ। प्रश्न संख्या 5 है प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है कैंसर, हैजा, मलेरिया। आपके जो है लेसन में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में है। तो कौन सा है? मलेरिया, प्रोटोजोन से जो है होने वाली डिजीज़ है। प्लाज्मोडियम की सबसे घातक प्रजाति है। प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरी या प्लाज्मोडियम वाइवैक्स। तो ये काफ़ी बार आपसे पूछा जाता है बोर्ड परीक्षा में। इसका आंसर है प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, पहला विकल्प इसका जो है सही है। प्रश्न संख्या 7 है कवक जनित रोग है। दमा, हाथी पांव, डायरिया। फंगल डिजीज इसमें से कौन सी है? दमा, अस्थमा जिसको कहते हैं, लंग्स में ये होता है, कवक जनित रोग है। प्रश्न संख्या 8 साल्मोनेला टाइफी किस रोग का जीवाणु है? काफ़ी बार परीक्षा में पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। साल्मोनेला टाइफी एक रोग का जो है जीवाणु है। हैजा, प्लेग या टाइफाइड। तो किसका होना चाहिए? साल्मोनेला टाइफी ये जो है टाइफाइड से संबंधित विषाणु है। सही उत्तर आपका ये रहा होगा। टाइफाइड के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? टेस्टों के नाम दिए गए हैं विडाल, वाइडल टेस्ट भी इसको कहते हैं, एलाइजा और एमआरआई। तो कौन सा टेस्ट किया जाता है टाइफाइड के लिए? हमेशा वाइडल टेस्ट, विडाल परीक्षण जिसको हम कहते हैं, वो टाइफाइड के लिए जो है किया जाता है। प्रश्न संख्या 10 मलेरिया फैलाने वाला जीव है। एक सरल प्रश्न है आपके लिए, तो इसका उत्तर आप जो है निश्चित रूप से जानते होंगे, मॉस्किटो, मच्छर। प्लाज्मोडियम की संक्रामक प्रावस्था है। ये आपको याद रखना चाहिए, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। स्पोरोजोइट, ट्रोफोजोइट या मीरोजोइट। तो इसका आंसर है हमारे पास में स्पोरोजोइट। इसकी जो प्लाज्मोडियम की जो संक्रामक प्रावस्था है उसको स्पोरोजोइट के नाम से जाना जाता है। स्पोरोजोइट अपनी संख्या बढ़ाते हैं लाल रक्त कणिकाओं में, आरबीसी जिनको कहते हैं, यकृत में या हृदय में। तो जो स्पोरोजोइट है अपनी संख्या को लीवर में बढ़ाता है, यकृत में बढ़ाता है। अमीबिएसिस का वाहक जीव होता है। ये आपके लिए अगला प्रश्न है। मच्छर, सुअर या घरेलू मक्खी। जो इस रोग के रोगाणु का वाहक होता है ऐसा जीव हमेशा घरेलू मक्खी। आपको इसका उत्तर जो है पता होगा या होना चाहिए। अगला भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फाइलेरियसिस या स्लीपद उत्पन्न करता है, जिसको हम हाथी पांव के नाम से भी जानते हैं, कौन उत्पन्न करता है? उचेरिया, प्लाज्मोडियम या फीता कृमि। तो इस प्रश्न का उत्तर है वाउचेरिया। उचेरिया जो है इसको हाथी पांव या फाइलेरियसिस को जो है उत्पन्न करने वाला जीव होता है। अगला इम्पोर्टेंट सवाल है कोविड-19 रोग फैलता है मच्छर द्वारा, हवा द्वारा या मक्खी द्वारा। तो आपको अवश्य ही इस प्रश्न का आंसर पता होगा। कोविड-19 एक वायरल डिजीज़ है जो हवा के द्वारा
स्प्रेड जो है इसका वायरस होता है। प्रश्न संख्या 16 है, पानी तथा दूषित भोजन से कौन सा रोग फैलेगा? एड्स, पीलिया या टिटेनस? तो क्या होना चाहिए? इसका आंसर होना चाहिए जो है पीलिया। जॉइंडिस जो होता है वो दूषित भोजन और पानी से, गंदे पानी से फैलता है। मच्छर द्वारा फैलने वाला रोग है चिकनगुनिया, मधुमेह या बेरी? तो इसका आंसर होना चाहिए चिकनगुनिया। ये जो है मॉस्किटोज़ के द्वारा फैलने वाली डिजीज़ है। अगला भी इम्पोर्टेंट सवाल है, शारीरिक संपर्क द्वारा फैलने वाला रोग है एड्स, रक्तचाप या एनीमिया? क्या होना चाहिए आंसर? इसका उत्तर आप जो है समझ गए होंगे, एड्स इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न संख्या 19, डेंगू तथा चिकनगुनिया को फैलाने वाला मच्छर है एनाफिलीज, एडीज या क्यूलेक्स? ये मच्छर की प्रजातियां हैं और डेंगू और चिकनगुनिया को जो मच्छर की प्रजाति फैलाती है उसे हम एडीज के नाम से जानते हैं। अब आते हैं हम प्रतिरक्षा पे। जन्म से उपस्थित प्रतिरक्षा कहलाती है उपार्जित प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा या कोई नहीं? इससे संबंधित प्रश्न भी आपसे पूछे जाते हैं। तो जो जन्म से उपस्थित प्रतिरक्षा होती है शिशु में, उसको हम सहज प्रतिरक्षा के नाम से जानते हैं। जन्म के बाद उत्पन्न प्रतिरक्षा कहलाती है उपार्जित प्रतिरक्षा, सहज प्रतिरक्षा या कोई नहीं? तो इसका आंसर निश्चित रूप से उपार्जित प्रतिरक्षा, जो जन्म के बाद जो है उत्पन्न होती है। कायकीय रोध का उदाहरण है, कायकीय की शब्द गलत है इसमें, कायकीय रोध का उदाहरण है आंसू, लिम्फोसाइट्स या प्रोटीन? तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका उत्तर होता है आंसू जो है, इसको कायकीय रोध के रूप में हम जो है जानते हैं। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाली कोशिकाएं हैं न्यूरॉन, बी लसिकाणु या शुक्रजन कोशिकाएं? तो बताइए क्या होना चाहिए इसका उत्तर? इट शुड बी बी लिम्फोसाइट्स, बी लसिकाणु इसका आंसर होना चाहिए। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। प्रतिरक्षी को प्रदर्शित किया जाता है H2L2 से, L2S2 से, K2L2 से। तो यदि आपको प्रतिरक्षी की संरचना याद है तो प्रतिरक्षी जो होता है उसको हम H2L2 से प्रदर्शित करते हैं। प्रतिरक्षी में पेप्टाइड श्रृंखलाओं की संख्या होती है 2, 3 या 4। तो प्रतिरक्षी अणु की संरचना में यदि हम पेप्टाइड्स को देखें तो इसकी संख्या होती है वहाँ पर जो है 4। अगला सवाल है, प्रतिजनों के शरीर में पहुंचने पर उत्पन्न प्रतिरक्षा कहलाती है। जब एंटीजेंस बॉडी में पहुंच जाते हैं तो कौन सी प्रतिरक्षा उत्पन्न होती है? सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा या तीव्र प्रतिरक्षा? तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सक्रिय प्रतिरक्षा। टीकाकरण है सक्रिय प्रतिरक्षा, निष्क्रिय प्रतिरक्षा या तीव्र प्रतिरक्षा? टीकाकरण भी जो है आपके सिलेबस में है, तो टीकाकरण हमेशा जो है वो आता है सक्रिय प्रतिरक्षा के अंतर्गत। प्रतिरक्षी को सीधे शरीर में पहुंचाना है सक्रिय प्रतिरक्षा, तीव्र प्रतिरक्षा या निष्क्रिय प्रतिरक्षा? तो यदि जो है प्रतिरक्षी जो होते हैं एंटीबॉडीज सीधे शरीर में डाल दी जाएं तो इसको हम कहते हैं निष्क्रिय प्रतिरक्षा। टिटनेस का टीका उदाहरण है सक्रिय प्रतिरक्षा का, निष्क्रिय प्रतिरक्षा का या तीव्र प्रतिरक्षा का? तो टिटनेस का टीका लगाया जाता है तो ये आता है, ये निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है, क्योंकि इसमें टिटनेस के जो बने बुने प्रतिरक्षी या एंटीबॉडीज़ हैं वो सीधे शरीर में डाल दिए जाते हैं। तो टिटनेस का टीका हो गया, और सांप के काटने पर जो टीका लगाया जाता है वो निष्क्रिय प्रतिरक्षा के उदाहरण होते हैं। यकृत बी का टीका बनाया जाता है, जो हिपेटाइटिस इसको हम कहते हैं, हिपेटाइटिस बी का टीका बनाया जाता है खमीर से, जीवाणु से या पादप से? तो किससे बनाया जाता है इसको खमीर से, ईस्ट से जो है इसको डेवलप किया जाता है, तो इसका उत्तर होगा खमीर से। ये भी इम्पोर्टेंट सवाल है 31वां। एलर्जी में बनने वाली प्रतिरक्षी हैं IgA, IgG या IgE? इसका आंसर होना चाहिए हमारे पास में IgE, ये आपका उत्तर होगा। एलर्जी के लक्षण घटाने के लिए कौन सी औषधि दी जाती है? प्रतिहिस्टामिन, प्रतिजैविक या एल्कोहल? तो क्या होना चाहिए? प्रतिहिस्टामिन।
एंटीहिस्टामिन जो ड्रग्स दी जाती हैं एलर्जी को जो है कम करने के लिए। अगला भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, शरीर का अपनी ही कोशिकाओं को नष्ट करना कहलाता है स्वप्रतिरक्षा रोग, संक्रामक रोग या विषाणुजनित रोग। तो क्या होना चाहिए, इसका उत्तर होना चाहिए स्वप्रतिरक्षा रोग, ऑटो इम्यून डिजीज इसको हम जो है कहते हैं। अगला इसी से संबंधित सवाल है, स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है कैंसर, आमवती संधिशोथ या मलेरिया। तो क्या होना चाहिए, आमवती संधिशोथ, जिसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस के नाम से हम जो है जानते हैं, वो स्वप्रतिरक्षा रोग का उदाहरण है। 35वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राथमिक लसिकाभ अंग है लिम्फॉइड ऑर्गन। विकल्प है थाइमस, हृदय या रक्त। तो इसका आंसर आता है थाइमस। थाइमस जो प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन का काम करता है। कौन सा द्वितीयक लसिकाभ अंग है, थाइमस, यकृत या प्लीहा। तो कौन सा होना चाहिए, द्वितीयक में प्लीहा इसका उदाहरण होता है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल है, एचआईवी का आनुवंशिक पदार्थ होता है डीएनए, आरएनए या दोनों। एचआईवी जो एड्स का विषाणु होता है इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है आरएनए। एक रिट्रोवायरस होता है, आरएनए इसका आनुवंशिक पदार्थ होता है। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एड्स का परीक्षण किया जाता है वाइडल टेस्ट से, एलाइजा से या ईसीजी से। तो एड्स के परीक्षण के लिए हम एलाइजा परीक्षण का जो है उपयोग करते हैं, ये आपका उत्तर होना चाहिए। अगला एक सामान्य सरल प्रश्न है, कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि कहलाएगी दाद, दमा या कैंसर। तो कौन सा, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स दैट इज ऑलवेज कैंसर, इसका उत्तर कैंसर होगा। अर्बुद यानी कि जो ट्यूमर होता है के प्रकार होते हैं, 1, 2, 3। तो अर्बुद या ट्यूमर कितने प्रकार का है, ये होता है 2 प्रकार का, ये उत्तर होना चाहिए। दुर्दम अर्बुद होता है, एक सुदम अर्बुद हुआ, एक दुर्दम अर्बुद हुआ। दुर्दम अर्बुद होता है सामान्य, जानलेवा या ठीक होने वाला। तो जो दुर्दम अर्बुद होता है वो हमेशा जानलेवा जो है होता है। अगर ये अर्बुद हो गया, ये ट्यूमर हो गए, सारे शरीर में जो है ट्यूमर हो गए, तो इससे डेथ होने की संभावना रहती, तो ये जानलेवा हुआ। दुर्दम अर्बुद का फैलना कहलाता है मेटास्टेसिस, होम्योस्टेसिस या ट्यूमर। तो क्या कहलाता है, इसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। इस पर शॉर्ट नोट्स भी आपके पास लिखने के लिए आता है। प्रश्न संख्या 43 है, निम्न में से कौन सा कैंसर जन का उदाहरण है। कैंसर जन का मतलब है कि ऐसी चीज़ जो कैंसर को जो है कैंसर उत्पन्न होने को प्रेरित करती हो। विकल्प हैं वाई किरणें, अल्फा किरणें या एक्स किरणें। तो कैंसर को उत्पन्न करने का जो कैंसर जन माना जाता है वो है एक्स किरणें, इसका उत्तर होगा एक्स किरणें। कैंसर का पता लगाया जाता है एमआरआई से, एलाइजा से या ईसीजी से। तो इसके लिए जो है कौन सा टेस्ट जो है करते हैं, इसके लिए एमआरआई किया जाता है। एमआरआई करने से कैंसर का पता लग जाता है। अगला हमारे पास में जो ड्रग्स हैं उससे संबंधित सवाल हैं। ओपियोइड्स का स्रोत है अफीम पोस्त, भांग या धतूरा। तो ओपियोइड्स किस पौधे से मिलता है, ये रसायन किस पौधे में होते हैं, अफीम पोस्त में ओपियोइड्स जो है पाए जाते हैं। कैनाबिनाइड्स का स्रोत है अफीम का पौधा, धतूरा या भांग का पौधा। तो इसका उत्तर होना चाहिए कैनाबिस सटाइवा यानी कि भांग का पौधा। इंपॉर्टेंट सवाल है, शल्य चिकित्सा में दर्द निवारक के रूप में प्रयुक्त होता है ग्लिसरीन, मॉर्फिन या निकोटीन। सर्जरी में जो है दर्द निवारक के रूप में जो इस्तेमाल होता है वो होता है मॉर्फिन। अगला एक सरल सामान्य प्रश्न है, तंबाकू में कौन सा रसायन पाया जाता है, मॉर्फिन, अल्कोहल या निकोटीन। तो तंबाकू में हमेशा निकोटीन पाया जाता है। निकोटीन होता है प्रोटीन, वसा या एल्केलॉइड। तो जो निकोटीन की रासायनिक प्रकृति होती है वो होती है एल्केलॉइड। निकोटीन किसको प्रभावित करता है, एड्रिनल ग्रंथि को, पिट्यूटरी को या थायराइड को। कौन सा उत्तर होना चाहिए, एड्रिनल ग्रंथि को निकोटीन प्रभावित करता है। स्मैक प्राप्त होती है भांग से, धतूरे से या अफीम पोस्त से। कौन से पौधे से जो है स्मैक मिलती है, अफीम पोस्त से इसको प्राप्त किया जाता है। अगला सवाल है, मैरिजुआना वाना प्राप्त होता है, तो वाना इसमें नहीं होना चाहिए। मैरिजुआना प्राप्त होता है भांग से,
अफीम से या दोनों से। मैरिजुआना प्राप्त होता है कैनाबिस सटाइवा से यानी कि भांग से। अंतिम प्रश्न है इस लेसन के लिए, कोकेन प्राप्त होती है एरिथ्रोजाइलम से, कैनाबिस से या कवक से। तो किससे मिलती है कोकेन? कोकेन मिलती है एरिथ्रोजाइलम से। तो ये मैक्सिमम वो प्रश्न थे जो एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से जो है बनाए गए हैं। बोर्ड परीक्षा के लिए निश्चित रूप से ये आपके लिए बहुविकल्पीय के रूप में और अति लघु उत्तरीय के रूप में जो है आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।